नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जी को इसमें। दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके, विज्ञान और आपका हिंदी का 100 सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें आपका पीवाईक्यू प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया गया है, और पीवाईक्यू आपका 2022 से लेके 2025 तक में जो प्रश्न पूछा गया है उसी से संबंधित प्रश्न है। और इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बन सकता है वो सारा आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट कीजिएगा। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, तो इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, अभी जो है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को कोर्स पर ऑफर दिया गया था 50%। तो जो भी बच्चे कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जाइए ज्वाइन करके आप सभी तैयारी में लग जाइए। मिनिमम समय में बेस्ट कंटेंट के साथ में आपका तैयारी होगा, तो आपसे जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी में लग जाइए। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को। सभी एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के भाग आपका 4 में है, याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेके 51 तक है, ठीक है, 36 से लेके 51 तक है। और ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आपका मौलिक अधिकार। रूस से क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, यहां से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था। देखिए सासाराम नगर का विकास जो है ये मध्य युग काल में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। आप सभी को पता है सासाराम में किसका मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो उसी के समय में जो है कि कह सकते हैं कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो ये मध्य युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए एक बार सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड, तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी चल पड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए क्लास का। तो सभी सेशन को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा आप सभी, डिब्रूगढ़ वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला तेल शोधक कारखाना है। अच्छा बरौनी कहाँ पे है, ये आपका बिहार में है, याद रखिएगा आप सभी। मथुरा उत्तर भारत की प्रमुख रिफाइनरी है, मथुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो देखिए अंग्रेजों का सेनापति इस समय जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का भी गवर्नर जनरल रह चुका है, बिल्कुल रह चुका है, याद रखिएगा। अच्छा लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसको याद रखिएगा आप सभी। वॉशिंगटन आप सभी को पता है कि ये अमेरिका की राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी प्लस में वॉशिंगटन की बात किया जाए तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी रह चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो देखिए पानी से ढका हुआ की अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर पानी जो है लगभग 71% है, और आपका स्थल कितना है, तो लगभग 29% है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 3/4 भाग में जो है कि आपका पानी से ढका हुआ है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। देखिए इससे पहले जितने भी क्लास हुआ है सारा क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा प्लेलिस्ट बना दी, तो वहां से जाके हर क्लास आप से कर सकते हैं। सारे क्लास बिल्कुल आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर करवाया जा रहा है, तो हर क्लास को आप कंप्लीट करके रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान से शुरू किया गया था, याद रखिएगा आप सभी।
अगला है राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय जो था ये कहाँ था? तो देखिए राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो देखिए अंश हमेशा जो होता है ये आपका एक होगा, याद रखिएगा आप सभी, क्या होगा? एक होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो देखिए एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा ये आपका हिटलर ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी। हिटलर ये कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का तानाशाह शासक था। आपको पता है कि 1919 में क्या हुआ था? वर्साई की संधि हुआ था, पता है? तो यही संधि को हिटलर आरोपित संधि मानता है, और हालांकि 1935 में इस संधि को ये तोड़ देता है, अपमान कर देता है, यानी कि इसको मानता ही नहीं है, जिसके कारण से फिर कह सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध आपका शुरू हो जाता है। बात समझे? बिल्कुल। मसोलिनी की बात किया जाए तो ये इटली का तानाशाह था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? अच्छा, पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1914 में। चला कब तक था? 18 कितने साल? 4 साल। दूसरा वाला 1939 में। चला कब तक था? 45 तक। कितने साल? 6 साल चला था, याद रखिएगा। तो ये दोनों फैक्ट को ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वाणिज्य फसल है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी जो है कि आपका क्या है? वाणिज्य फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। देखिए जूट की बात किया जाए तो जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन में वेस्ट बंगाल करता है, और भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालाघाट खान निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट से मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है, और यहाँ पर मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है कि कौन सा कंपनी बताएं आपको? मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए मतगणना का जो कार्य होता है ये चुनाव आयोग का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका चुनाव आयोग की शक्ति का निर्धारण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्लस में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पता है आप सभी को? बता सकते कोई हमको कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बक्सर का आंदोलन में किनकी प्रमुख भूमिका थी? देखिए एक होता है आपका प्लासी का युद्ध 1757, जो प्लासी पश्चिम बंगाल में है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में डेट याद रखिएगा, और बक्सर बिहार में पड़ता है। तो इस आंदोलन में जो है कि प्रमुख भूमिका निभाया था आपका गोंडुत ने निभाया था, जो कि एक गोंड जनजाति का नेता था, याद रखिएगा आप सभी। किस जनजाति का? गोंड जनजाति का नेता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। अगर भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 क में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है इसे। ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। और लिया गया है रूस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इनमें से आपका बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि सार्वजनिक है, यानी कि यह सरकारी आपका लो इस्पात संयंत्र है और रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। जबकि टाटा उद्योग की बात किया जाए तो ये आपका प्राइवेट है, और यह स्थापना 1907 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कहाँ? जमशेदपुर में किया गया था। और बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में किया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। और ये प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रिपीट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। इसको जेनोवा में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा।
और जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट डेट ही ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाएगा। अगला है च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए च्वार विद्रोह जो हुआ था ये 1769 ईस्वी में शुरू होता है च्वार विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार के बीच में हुआ था। 1769 से लेके लगभग 1809 तक ये विद्रोह आपका चलता है, जो कि ब्रिटिश और जमींदार की शोषण नीतियों के खिलाफ में ये विद्रोह शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, कोल और च्वार भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा था, च्वार विद्रोह में शामिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा हो जाएगा अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग। ये सभी है, याद रखिएगा, सफलता में सबसे बड़ी बाधा हो रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली थी? ये आयोग प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए तो ये 1855 के अप्रॉक्स में खोली गई थी जूट मिल, और ये कोलकाता के रिसअड़ा में खोली गई थी। ध्यान दीजिएगा, रिसअड़ा में खोली गई थी। बात समझे आप सभी? कहाँ पे? कोलकाता में। तो यहाँ तो कोलकाता सही हो जाएगा, पर 1917 में कोलकाता में जूट मिलों का विस्तार शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और भारत का जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? देखिए जो गन्ना होता है ना, इसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। लगभग 10 से लेके 12 माह तक इसमें समय लग जाता है। अच्छा, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ये सभी है। अगला है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो अधिकांश कवक होते हैं इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जो काइटिन होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए अगर बुझा हुआ चूना की बात किया जाए तो ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्त हेतु उपयोगी है, यानी कि लंबे समय तक ये दूध देती है और सबसे अधिक दूध देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विशुद्ध, या कह सकते विदेशी नस्लें, जैसे कि जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया। ये सभी जो आपका नस्ल होता है गाय का, ये सभी कह सकते कि लंबी अवधि तक दूध देता है और सबसे अधिक दूध देता है। जैसे कि भारत में गाय का जो नस्ल है उसमें दूध आपको कम देखने के लिए मिलता है, बट जैसे जर्सी की बात किया जाए तो इसमें अधिक दूध होता है। इसमें प्रमुख नस्ल देखिएगा तो एक आपका हॉलिस्टीन होता है। हॉलिस्टीन एक आपका नस्ल है जो ये भी सबसे अधिक दूध देता है। उसी प्रकार से जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया, और एक आप याद रखिएगा जो हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीजियन, याद रखेंगे आप सभी। फ्रीजियन एक प्रकार का नस्ल है गाय का, ये भी दूध सबसे अधिक देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण का नाम लिखें। डायनमो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी। डायनमो क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है जब एथनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका H2 गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब एथनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथनॉल की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिए कि एथनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। जब ये आपका सोडियम यानी कि Na के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका जो है कि H2 का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का। H2 का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, बात समझे। अगला क्वेश्चन है क्रेब चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादक जो ATP का संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा NADH, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है? इससे होकर ये आपका ATP का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट थायोकोलाइड किस रूप में होता है? क्लोरोप्लास्ट थायोकोलाइड जो होता है आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपस में जुड़ी थैली के रूप में, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। तो
तो एड्स आपका एक विषाणु के कारण से होती है, या कह सकते हैं कि HIV वायरस से या शारीरिक संबंध से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया कह सकते हैं, कवक से दाग धब्बा होता है, जीवाणु के कारण से हैजा होता है, पता है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा उदासीन होती है क्योंकि। तो देखिए परमाणु विद्युत ऊर्जा तभी उदासीन होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो, याद रखिएगा आप सभी। तो उसका आवेश शून्य होगा, और जहां आवेश शून्य होगा वो आपका उदासीन होगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन बराबर होने पर क्या हो जाता है, यह आपका उदासीन हो जाता है। जैसे कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है तो ये उदासीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर हो जाएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, शून्य आवेश होगा वहाँ पर, तो वह आपका उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया देखिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और कर्णपुरा भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये दोनों, झारखंड में पड़ता है। और धनबाद में ही झरिया में कह सकते हैं कि जो अभी कोयला खदान में जो आग लगा वह अभी तक नहीं वो आग बुझा है, दहक रहा है। बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान को हम से किस नाम से जानते हैं, कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, कर्ण पल्लव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है मानव कान का बाहरी भाग होता है कर्ण पल्लव। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखेंगे आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है। अगर वही बात किया जाए कि आप सभी से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर ऑर्गन के बारे में पूछा जाए कि ऑर्गन कितना होता है, तो ऑर्गन आपका 0.93% होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 28 जो है ये किसका होता है। तो निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह Ni होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2818 होगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो उसमें पाया जाता है गतिज ऊर्जा पाया जाता है, और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी, इसमें गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि बांधा हुआ पानी है, तो इसमें आपका स्थितिज होगा। धड़ा हुआ हथौड़ा है तो स्थितिज हो जाएगा। या कह सकते छत पर खड़ी एक लड़की स्थितिज ऊर्जा है, और वहीं से उसको फेंक दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए गति में रहने वाली वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। ये उसका फार्मूला है निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। दो ही नियम होता है ना, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक छोड़कर सभी होते हैं। देखिए सामान्य अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो केंद्रक उसमें मौजूद होता है, याद रखिएगा आप सभी। बट आयोग की तरफ से केंद्रक ही ऑप्शन लिया गया है, और ऑप्शन के हिसाब से केंद्रक ही सही आंसर होगा। अभी बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती है। देखिए अगर केंद्रक की बात किया जाए तो याद रखिएगा जो आपका पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, कह सकते हैं कि बिना केवल इसमें ट्रेकड और सीबम ट्यूब कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा आप सभी क्या होता है, ट्रेकड। याद रखिएगा आप सभी ट्रेकड, और कह सकते हैं ट्रेकड और आपका सीबम ट्यूब आपका कोशिकाएं होता है, सीबम ट्यूब कोशिकाएं होता है आपका, याद रखिएगा। बट समान पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति होता है। अगला है कि वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर होगा विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए पत्ती में रंध्र के माध्यम से ही CO2 आपका विसरण में प्रवेश करता है, विसरण के द्वारा प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्र जल पर वायु का दाब होता है। तो देखिए समुद्र जल पर वायु का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, पारा के 360 मिमी के बराबर होता है। तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका 76 सेमी को ही हम सभी मिमी यानी कि मिलीमीटर में लिख सकते हैं, 360 मिलीमीटर। तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो उद्देश्य के विषय में बतलाता है तो उसे हमसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाक्य में विधेय वह भाग होता है जो विषय के बारे में कुछ बताता है। जैसे आप एक एग्जांपल याद रखिएगा कि राम जो है ये विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है।
विद्यालय जाता है, तो यहाँ राम जो हो जाएगा ये कर्ता होगा, पर ये विद्यालय जाता है यही विधेय होता है। अगला है कि ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है। ओज गुण का प्रयोग देखिए, ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है, और वीर रस में आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ओज गुण में क्या होता है, जैसे बल हो गया, पराक्रम हो गया, शौर्य हो गया, गर्व हो गया, ये सभी झलकता है ओज गुण में। जैसे कह सकते हैं कि वीर रस का प्रमुख विशेषता में देखिएगा, जैसे कि रण में दुश्मन को क्या करूंगा, परास्त करूंगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ वीरता को प्रकट किया जा रहा है ना। तो ओज गुण में क्या देखने के लिए मिलता है, बल, पराक्रम, शौर्य, गर्व देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आए महंत दंत में अलंकार बताइए। तो देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार पहचानने का तरीका क्या है, आपको बताएं कि जब निर्जीव वस्तु को मानव के गुण के रूप में बताया जाए, याद रखिएगा निर्जीव वस्तु। तो यहाँ पर देखिएगा दंत क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, और ये किसके रूप में दिखलाया जा रहा है, तो मानव की तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है कि आए महंत दंत में। आए महंत कहाँ है, दंत में, और महंत क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, फूले है कुमुद फूली मालती, सघन वन फूले रहे तारे मानो सती अंगना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा में बताए थे कि मानो हो गया, मनोहू हो गया, जानो हो गया, जनहू देखने के लिए मिल जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमसे क्या कहते हैं, तो उससे हमसे स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, स्वर संधि का। तो इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए स्वर संधि तब होती है जब दो स्वर आपस में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, रेखांकित पदबंध बताइए इसमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पदबंध बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा संज्ञा की बात किया जा रहा है। संज्ञा कैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर संज्ञा पदबंध तो होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ रीता देखिएगा, तो रीता क्या है, किसी का नाम है तो संज्ञा होगा, और बहन भी जो होता है ये भी आपका संज्ञा होता है। बहन में कह सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा होगा, तो याद रखिएगा संज्ञा पदबंध होगा। क्रिया में अगर क्रिया की बात किया जाए तो क्रिया पदबंध होगा। किसी की विशेषता बताया जाता तो वहाँ विशेषण पदबंध होता। आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने कल लाई थी, इसमें वाक्य का उदाहरण है, बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य है। तो इसमें आपका मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन में बी। आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने कल लाई थी, तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य कैसा होता है, आपकी किताब कहाँ है, ये आपका सरल वाक्य होगा। अच्छा, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक आपका मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक क्या होता है, उपवाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया, तो सूरज निकलने से यदि विबंधन जोड़ने का अर्थ निकलता है तो यहाँ अर्थ क्या होगा, बता सकते हैं आप सभी। तो देखिए यहाँ पर व्यंजना होगा, याद रखिएगा आप सब। देखिए व्यंजना में क्या होता है, जब आपका प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़ दिया जाए और दूसरे अर्थ में बताया जाए तब वहाँ पर आपका व्यंजना हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि सूरज निकल गया का अर्थ क्या होता है, बहुत देर तक अभी तक तुम सोया हुआ है। इसका कहने का अर्थ यही है, ठीक है, कि सूरज निकल गया है पर अभी तक तुम सोया हुआ है, यानी कि बहुत देर हो चुका है। तो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है। बात समझे। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब चने चबाए, इस वाक्य में आप सभी अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना। ये आपका मुहावरा एक दिया हुआ है, बहुत परेशान करना। उसके बाद है शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आती हैं, तो शाब्दिक व्यंजना जो है ये आपका व्यंजना के अंतर्गत ही आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर भी विरोध किया जा रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है, विरोधाभास अलंकार होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह मेरा घर है शुद्ध है, हाथी बहुत मोटी है, ये गलत हो जाएगा। हाथी आपका पुल्लिंग शब्द होता है, तो यहाँ मोटा का उच्चारण करना सही था कि हाथी बहुत मोटा है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा,
तो याद रखिएगा आपसे प्रथम पद प्रधान होता है, तो ऐसे तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका अव्ययी बहु समास होना चाहिए, पर अव्ययी बहु समास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आपका कर्मधारय समास की तरफ आप भी जा सकते थे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा था। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र होना, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश धन धरा होगा, जिसमें कि आप विसर्ग संधि का प्रयोग कीजिएगा, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। वियोग गंगा का दूसरा नाम क्या है? तो वियोग गंगा का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो विप्रलभ गंगा होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा कि लोटा में भरकर पानी ले आओ, ये गलत है, यहाँ पर होगा लोटे में, याद रखिएगा लोटे में पानी भरकर ले आओ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, याद रखिएगा, यानी कि पहला नागरिक होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति बनने की उम्र की बात किया जाए तो 35 वर्ष होता है। अगर उपराष्ट्रपति बनने की उम्र की बात किया जाए तो 35 वर्ष होता है, और राज्यपाल बनने के लिए जो भी 35 वर्ष होता है। और सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल जो देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है अलग अलग राज्यों में, और राष्ट्रपति जो होता है इसी के अनुसार जो है कि राज्यपाल कार्य करता है। बाकी बात जो उपराष्ट्रपति आप सभी देखते हैं ये लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अगला है समाजवाद का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? देखिए रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में क्या होता है, बादल तो लगता है पर वहां पर बारिश नहीं होता है। कारण क्या है? कम आर्द्रता के कारण, याद रखिएगा। जबकि सबसे अधिक भारत में बारिश कहां पे होता है? मानसीराम मेघालय में होता है। इससे पहले चेरापूंजी था, बट अभी मानसीराम मेघालय है। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था तो इसी समय 3 प्रमुख उद्योग की स्थापना होता है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। याद रखिएगा दुर्गापुर जो स्थापित हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से, यही क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद भिलाई की बात किया जाए तो वो आपका रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक आपका प्रमुख उद्योग की स्थापना होता है झारखंड में, जिसे हम बोकारो स्टील प्लांट कहते हैं 1964 में, और यह भी आपका रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, जर्मनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश में भारत एक अल्पकालिक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो सबसे पहले यह समझिए कि अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अल्पकालिक का मतलब होता है कि कुछ समय तक चलता है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है नदी, यानी कि लंबे दूर तक नहीं जाती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। याद रखिएगा कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ये कक्ष के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, याद रखिएगा लूनी नदी, इसीलिए इसे अल्पकालिक नदी कहते हैं और ये पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा आप एक याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है और एक ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है ये दोनों आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये अमरकंटक से इसका उद्गम है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा वायु, याद रखिएगा आप सभी। ये सभी अजैवीय अवयव है, जबकि जानवर हो गया, वनस्पति, मृदा, ये सभी आपका जैवीय अवयव हो जाएगा। अगला है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए आरबीआई की स्थापना 1935 में ही किया गया था, बट इसका गवर्नर की बात किया जाए और भारतीय गवर्नर तो आपका सीडी देशमुख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि नागिन झील किस राज्य में है? देखिए जितने भी शेषनाग, बेरीनाग, नाग नागिन वाला झील जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देवताल हो गया, महिताल हो गया या नैनीताल हो गया, ये सभी झील जो आपको देखने के लिए मिलता है वो उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि ताल ताल जो पीछे में लगा है वो सभी उत्तराखंड में करीब करीब आपको मिलेगा, कुछ हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे दूधिया मैग्नीशियम कहा जाता है। उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि किसमें इसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा प्रति अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जन्म किस आकाशगंगा में हुआ था? तो ये मिल्की वेव आकाशगंगा में हुआ था। तो हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वेव, याद रखिएगा आप सभी।
अगला है जिसे हम सभी हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? देखिए एक पनामा नहर है जो आपको अमेरिका में देखने के लिए मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पनामा एक देश है और एक आपका सुएज नहर है, याद रखिएगा आप सभी, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसकी स्थापना 1869 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, उच्चतम, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर ये उच्च न्यायालय की बात करता हाई कोर्ट, तब आपका यहाँ पर 63 वर्ष होता, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है? तो यही आपको बताए थे, ये आपका मानसीराम मेघालय हो जाएगा। इसको मानसीराम मेघालय कीजिए आप सभी, मानसीराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जबकि सोन नदी की अगर बात किया जाए, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सभी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। आइए अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की बात किया गया है ना, तो लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, लोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारित तंत्र का अजैवीय घटक है? देखिए अजैवीय घटक हो जाएगा जल, जबकि जीवाणु, क्लारेला और उसके बाद मानव, ये सभी आपका जैवीय घटक है। जबकि जल क्या है? अजैवीय है, याद रखिएगा आप सभी। वायु क्या है? अजैवीय है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती हैं। तो राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका कांग है? तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिका कांग है, याद रखिएगा आप सभी। प्लास्टिड किस में देखने के लिए मिलता है? ये प्लास्टिड जो है ये किस में रहता है? तो पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा आप सभी। पादप कोशिका में प्लास्टिड रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो देखिए पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं हम सभी डेसिबल से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो देखिए साधारण बातचीत की बात किया जाए तो 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। जैसे कि दुकान में आपसे ज़्यादातर शोरगुल जो देखते हैं वो लगभग 80 से लेकर 100 डेसिबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा चीख के आपसे बोल दीजिए तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ गए आप सभी? आइए अगला है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होगा? देखिए एक होता है फ़ारेनहाइट पे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? एक आपका डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक होता है आपका केल्विन पे। अगर मानव शरीर का समान तापक्रम पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री के अप्रॉक्स में, याद रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में 36.7 के करीब में होता है। अगला है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो देखिए मियादी ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, टाइफाइड पैदा किया जाता है,
तो देखिए टाफाइड जो पैदा होता है ये आपका होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो दर्पण लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अवतल। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, इससे छोटा वस्तु क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है ये। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, ये बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए देखिएगा जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास मिरर देखते हैं आप सभी, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि पीछे का जो होता है बड़ा बड़ा वस्तु होता है वो सारा छोटा करके आपको एक जगह दिखाई देता है। जबकि गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक सही है। देखिए सही तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर लेंस का पूछता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाता, तो जो यहाँ प्लस दिया हुआ है ये आपका दर्पण का हो जाएगा और उसके बाद माइनस रहता तो वो लेंस का हो जाता। अगला है निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बेटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। रक्त थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के ही जरूरी होता है, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन के। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो देखिए किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, और ये दोनों नाभिक में होता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है, याद रखिएगा आपसे। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 3 समस्थानिक होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलेनियम का है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वृत्त या व्यापार कहते हैं। तो देखिए वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है, हिंदी का ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे वृत्ति या व्यापार की बात किया जाए तो ये शब्द शक्ति को कहा जाता है। देखिए शब्द शक्ति से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं। तो मूलतः 3 ही भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। तो 3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद का एक प्रकार नहीं है। तो अभी हम जो बताएं आपको कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है, जबकि रस नहीं होता। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर होगा। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी निर्वेद कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव को क्या कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे हमसे रीति कहते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव को। अच्छा, विस्मय रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। इसको मात्रा कीजिएगा आप सभी। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जिसका समान समान मात्रा रहता है चारों चरणों में उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं, और जिसका विषम रहता है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। इसमें सभी मात्रा जो होता है इसका समान सामान्य होता है। अगला है नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही बंदियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर छंद पूछा गया है। तो छंद आपको गिनती करने के लिए हम सभी सिखाएं, आपको बिल्कुल सिखाए हुए हैं। तो छंद गिनती करने के लिए आपको बताएं लघु और गुरु में गिनती किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें दोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है साक्षात संकेतित कहते हैं। तो साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो प्रथमा शक्ति जो कहा जाता है शब्द का, वह अभिधा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा कहा जाता है इसे। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा।
अगला है क्रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो इसे रौद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए शब्द अलंकार की बात किया जाए तो इसमें उपमा जो है ये शब्द अलंकार नहीं होगा, अर्थालंकार होगा, जबकि श्लेष, वीणा और वक्रोक्ति शब्द अलंकार का उदाहरण है। चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुटों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है। यहां पर देखिएगा रा 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 बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मदकता अधिकाय जे खाए बोराय और जग पाए बोराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कनक आपका 2 बार आया है, जब एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज़्यादा सोना मिल जाने के बाद भी पगला जाइएगा और ज़्यादा धतूरा खाने के बाद भी पगला जाइएगा, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा। तो चलिए आज कितना